हेलो स्टूडेंट्स, ये है बल्ला क्लासेस का यूट्यूब चैनल और मैं हूं संजीव वर्मा। ये जो वीडियो है ये आपकी प्रिपरेशन टिप्स के लिए है कि कैसे आप अपने लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन करें, क्योंकि अगर हालात ठीक रहे तो हो सकता है जून लास्ट में आपके जेईई मेन या नीट के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएं। तो उसी जो टाइम गैप है अभी से लेकर और जून लास्ट तक, उस टाइम गैप में आप अपनी पढ़ाई कैसे करें, कैसे तैयारी करें, किन टॉपिक्स को कितना टाइम दें, इसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। इसे लास्ट तक पूरा देखिए और इसको फॉलो करिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेगा, प्रिपरेशन एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो दूंगा आपको, जिसमें फिजिक्स के जो टॉपिक्स हैं उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, उसका थोड़ा थोड़ा आइडिया देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये मान के कि जो एग्ज़ाम है वो आपका जून एंड में होगा, तो अगर ये मान के हम लोग चलें तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि नंबर ऑफ डेज लेफ्ट फ्रॉम 25 अप्रैल, हमने जो वीडियो ये बनाया है वो ये मान के बनाया है कि आप इसे 25 अप्रैल से लेकर और जून लास्ट तक के फॉलो करेंगे, तो उसके हिसाब से बनाया गया है। तो 25 अप्रैल से लेकर और जून लास्ट तक जो डेज बचते हैं आपके पास, वो 62-63 दिन बचते हैं। 62-63 डेज अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलेंगे पढ़ाई करने के लिए। और जो नंबर ऑफ स्टडी आवर्स होंगे, तो हमने ये माना है कि अगर आप 10 घंटे पर डे पढ़ते हैं तो जो आपके नंबर ऑफ स्टडी आवर्स होंगे वो लगभग 620 से 630 घंटे होंगे। इसमें जो फिजिक्स के लिए स्टडी आवर्स होंगे आपके लिए वो होंगे लगभग 240 घंटे, जो मैंने अपने हिसाब से, जैसा कि बच्चों का फीडबैक रहता है पढ़ाई के लिए, उसके हिसाब से हमने आपके लिए 240 घंटे फिजिक्स के अलॉट किए। अब अगर कोई 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ सकता है पर डे तो वो उसके हिसाब से अपने आवर्स को बढ़ा घटा सकता है। तो ये फिजिक्स के स्टडी आवर्स हैं 240 घंटे। अब कैसे इस 240 घंटे में आप अपने पूरे कोर्स को पढ़ेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे, ये भी जरूरी होता है कि जो टॉपिक जितना इंपॉर्टेंट है उसको उतना टाइम मिले, या आपके लिए जो टॉपिक, आप जिस टॉपिक में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं उससे आप उतना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो ये सब बातों का ध्यान रख के ये बनाया गया है। तो आइए आगे देखते हैं। अब इसमें आगे प्लानिंग फॉर 23 टू 25 अप्रैल, 23 से 25 अप्रैल, ये जो शेड्यूल है ये 25 अप्रैल से शुरू होगा, लेकिन 23 से 25 अप्रैल तक आपको क्या करना है सबसे पहले ये जान लें। तो जैसा कि पहला पॉइंट आपको दिख रहा है, रिवाइज बेसिक मैथ्स एंड प्रैक्टिस एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस ऑन डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री। यानी ये केवल नीट एस्पिरेंट्स के लिए, जो नीट वाले लोग हैं उनको केवल ये काम करना है। वो लोग 22 से लेकर, यानी 23 से लेकर 25 अप्रैल तक जितने भी बेसिक मैथ्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब बातें, ये सब चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स एकदम प्रॉपरली तैयार कर लें, क्योंकि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल लगभग 3, 4, 5 क्वेश्चंस में होता ही होता है। तो इनको प्रॉपरली तैयार कर लें और कम से कम 100 क्वेश्चंस इसके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए कर लें, जिससे आपको एकदम कमांड हो जाए इन बेसिक चीज़ों। और ये केवल नीट वाले लोगों को करना है। इसके बाद प्रैक्टिस ड्राइंग ऑफ ग्राफ्स फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स एंड मेमोराइज द इंपॉर्टेंट वंस। इसके बाद, क्योंकि ग्राफ वाले क्वेश्चन आप किसी भी साल का पेपर देखिए, चाहे नीट का चाहे जेईई मेंस का, ग्राफ वाले क्वेश्चंस हर साल हर एग्जाम में आते हैं, 3-4। तो जितने भी ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं, बेसिक मैथ्स में आप प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ्स पढ़ते हैं, उसके कॉन्सेप्ट आपको बताए जाते हैं, मैंने भी क्लास में अपने पढ़ाया है। तो जितने भी प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट का यूज करके पूरे फिजिक्स में जितने चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स के ग्राफ्स को आप प्लॉट करके प्रैक्टिस कर लें। उसमें कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स होते हैं जो प्लॉट नहीं हो सकते हैं डायरेक्टली सिंपल मैथ्स का यूज करके, तो उनको आप मेमोराइज कर लें, याद कर लें, और ये काम 25 अप्रैल तक आप कर डालें। तो इससे आपके लगभग 2-3 क्वेश्चंस पक्के हो जाएंगे पेपर में। इसके अलावा प्रिपेयर द चैप्टर यूनिट, डायमेंशन एंड एरर एंड सॉल्व एटलीस्ट 50 गुड क्वेश्चंस ऑन इट। इसके अलावा 25 अप्रैल तक क्या करेंगे, यूनिट, डायमेंशन और एरर का चैप्टर जो है इसको प्रॉपरली थॉरोली पढ़ लेंगे। और ये चैप्टर चूंकि बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लगभग सबको आता होता है, तो इसके 50 क्वेश्चंस आप कर डालें अपने आप, अच्छे क्वेश्चंस,
उसमें लास्ट ईयर के जेईई मेंस, नीट के क्वेश्चन हो सकते हैं, एम्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में या बुक्स में जहां भी अवेलेबल मिले आपको वहां से कर लें। तो इससे ये रहेगा, और इसमें का भी एक क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है हर साल, यूनिट डायमेंशन एरर का 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो ये आप पूरा कर लें। इतना करने से आप लगभग जो आपकी क्वेश्चन पेपर होता है उसमें से 2-3 क्वेश्चंस या मिनिमम समझ लीजिए 3 क्वेश्चंस तो आपके कवर हो ही जाएंगे इतने पार्ट में से, अगर आप इसको ढंग से कर लें। इसके बाद आपको करना है एनालाइज द कंप्लीट फिजिक्स कोर्स एंड कैटेगराइज इट इन 3 पार्ट्स। इसके बाद आपको अपने पूरे फिजिक्स के सिलेबस को एनालाइज करना है। एनालाइज करने का मतलब है पूरा आपको चिंतन करना है कि आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं, कितनी गहराई से पढ़े हैं, सवाल लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, कॉन्सेप्ट याद हैं कि नहीं याद हैं, समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं, लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन नीट और जेईई मेंस के किए हैं कि नहीं किए हैं, कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। एनालिसिस का ये मतलब है। तो ये पूरा कैटेगराइज कर लीजिए, मतलब इसको एनालिसिस कर लीजिए और पूरे कोर्स को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दीजिए। अब जब पूरे कोर्स को 3 पार्ट्स में कैसे कैटेगराइज करेंगे ये हम लोग आगे देखते हैं। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, इसमें हमने पूरे कोर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में उन टॉपिक्स को पढ़ के बताता हूं मैं आपको। कीप दोज टॉपिक्स इन दिस कैटेगरी in which you have completely understood the concepts, have solved numericals from books or your assignments, including the previous year questions of NEET, JEE and AIMS, etc. यानी कि इस कैटेगरी में आपको उन टॉपिक्स को रखना है जिन टॉपिक्स को आपने प्रॉपरली समझ लिया है, जिसके कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपरली आते हैं, जिसके क्वेश्चंस आपने बहुत ढंग से, अच्छी तरीके से, ज्यादा संख्या में किताबों से या अपने असाइनमेंट से लगाए हैं और लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट किया है। ढूंढिए कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स को कैटेगरी ए में रखिए। इसके बाद फिर कैटेगरी बी आएगी। कैटेगरी बी में कौन कौन से टॉपिक्स होंगे? तो इसमें आएंगे दोज टॉपिक्स कम अंडर दिस कैटेगरी इन विच यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स बट हैव नॉट डन द अप्रिशिएबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। कैटेगरी बी में वो टॉपिक्स आएंगे जिसमें टॉपिक तो आपको समझ में आया है, यानी थ्योरी तो आपको लगभग क्लियर है, लेकिन लास्ट में कोर्स जल्दी खींचने की वजह से या किसी भी कारण की वजह से आपने उसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं किए हैं, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, वो टॉपिक्स कैटेगरी बी में रखेंगे। और फिर आएगी कैटेगरी सी। कैटेगरी सी में पुट दोज टॉपिक्स अंडर दिस कैटेगरी विच यू फील आर डिफिकल्ट and have not studied properly yet। इस कैटेगरी में आप उन टॉपिक्स को रखेंगे जिनको आपको लगता है कि ये टॉपिक्स काफी कठिन हैं, आपको कठिन लगते हैं टॉपिक्स, और जिनको अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, ढंग से आपने प्रिपेयर नहीं किया हुआ है। अब ये कोई और नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता कि कैटेगरी ए में कौन से टॉपिक्स होंगे, कैटेगरी बी में कौन से टॉपिक्स होंगे, कैटेगरी सी में कौन से टॉपिक्स होंगे, ये कोई और नहीं बता सकता। ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सबके लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं। किसी को कोई टॉपिक अच्छी तरह आता है, किसी को कोई दूसरा टॉपिक अच्छी तरह आता है, तो ये आप ही बेसिकली डिसाइड कर सकते हैं। तो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी आप डिसाइड कर लेंगे और इसकी एक लिस्ट बना लीजिए, पूरी कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। अब इसके बाद ऑर्डर ऑफ स्टडी। जब आप इन 3 कैटेगरीज में टॉपिक्स को बांट लेंगे तो कैसे आपको पढ़ना है, किस ऑर्डर में इन टॉपिक्स को पढ़ना है। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे कैटेगरी ए के टॉपिक्स। देखिए ग्रीन कलर से दिखाया गया, ये ग्रीन का मतलब इसमें आप एकदम सेफ हैं, आपको आता है। तो सबसे पहले आप कैटेगरी ए पढ़ेंगे। आप कहेंगे सर ये आता है, इसको पहले क्यों पढ़े, इसको बाद में पढ़ें। तो इसको पहले पढ़ने से ये रहेगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि हाँ इतना सिलेबस हमारा तैयार है, तो आगे के टॉपिक्स को पढ़ने में मन लगेगा। आपको विश्वास हो जाएगा कि मान लीजिए नीट का एग्जाम्पल ले लें, 45 क्वेश्चन आते हैं और आपको उसमें से 25 क्वेश्चंस के बराबर सिलेबस तैयार है, तो आगे का पढ़ने में मन लगेगा। तो इसलिए सबसे पहले कैटेगरी ए के टॉपिक्स को प्रिपेयर करें, आप अच्छी तरह से रिवाइज करें। कैसे करना है वो आगे बताएंगे। इसके बाद फिर कैटेगरी बी के टॉपिक्स को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर कैटेगरी सी के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो इसी ऑर्डर में आप सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इसके बाद फिर टाइम अलॉटेड फॉर कैटेगरी ए। जो कैटेगरी ए के टॉपिक्स आपने बनाए होंगे, अपनी लिस्ट बनाई होगी, उस लिस्ट में कैटेगरी ए के लिए कितना टाइम अलॉट किया जाए। तो इसमें जैसा कि टेबल आपको दिख रही है नीचे,
टेबल के एक कॉलम में लिखा है परसेंटेज ऑफ टॉपिक्स कवर्ड इन कैटेगरी ए, दूसरे कॉलम में लिखा है अप्रॉक्सीमेट टाइम टू बी डिवोटेड, यानी कितना पहले कैटेगरी में है, पहले कॉलम में है कैटेगरी ए में कितने परसेंट टॉपिक्स आपने रखे हैं, और दूसरे कॉलम में है कि उस टॉपिक में उस कैटेगरी के टॉपिक्स के लिए कितने परसेंट टाइम डिवोट करना, कितना टाइम डिवोट करना। तो ये परसेंट कैसे डिफाइन करेंगे आप, ये जो लिखा है जैसे परसेंटेज ऑफ टॉपिक्स कवर्ड इन कैटेगरी ए, कैटेगरी ए में कितने आपने अपनी कैटेगरी बना ली, तो उस कैटेगरी में आप कैसे डिसाइड करेंगे कितने परसेंट टॉपिक्स हैं। मान लीजिए आपको मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स तैयार है, तो कैसे डिसाइड करेंगे ये कितने परसेंट है। तो इसके लिए कह रहे हैं कि लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स देखिए, अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं तो नीट के पेपर देखिए, अगर आप जेईई मेंस के एस्पिरेंट हैं तो जेईई मेंस के पेपर देखिए, लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स देखिए, और जिस जिस टॉपिक के क्वेश्चन आप उन 5 ईयर्स में से कर सकते हैं वो क्वेश्चंस आप, वो टॉपिक्स आप मानिए आपको प्रिपेयर्ड हैं। और फिर वो जो क्वेश्चंस का नंबर है, मान लीजिए नीट के आप एस्पिरेंट हैं और 45 में से आप 25 क्वेश्चन कर लेते हैं, 25 क्वेश्चन पिछले 5 सालों के कुछ टॉपिक, मतलब 25 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं अलग अलग टॉपिक्स के मिलाकर जो टॉपिक्स आपको आते हैं। अब मान लीजिए मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स और वेव्स, ये टॉपिक आपको तैयार है, तो इन टॉपिक्स के मान लीजिए 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन पेपर में से आप कर लेते हैं। एवरेज आप हर पेपर में 20-20 क्वेश्चन इन टॉपिक्स के कर लेते हैं। तो आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे, टोटल क्वेश्चन 45 थे, उसमें से 20 आप कर लेते हैं, तो ये कितने परसेंट हुआ वो कैलकुलेट कर लेंगे, 20/45 × 100, और उसके हिसाब से आप परसेंटेज डिफाइन कर लेंगे। ऐसे जेईई मेंस वालों के एग्जाम में 25 क्वेश्चन आएंगे तो उसी के हिसाब से अपना परसेंटेज निकाल लेंगे। तो आप अपना जो भी कैटेगरी में आपने टॉपिक्स रखे हैं, अब ये तो आप ही जानेंगे कौन से टॉपिक्स आपने रखे हैं, तो जो भी कैटेगरी ए में आपने टॉपिक्स रखे हैं उनका परसेंटेज निकाल लें जैसे मैंने बताया, और फिर उस पर कितना टाइम देना है वो आपके सामने टेबल बनी हुई है कि अगर कैटेगरी ए में आपने 40 से 50% पार्ट को रखा है, मतलब कैटेगरी ए में आपका 40% से 50% तक का हिस्सा आता है सिलेबस का, पेपर का, तो इसके लिए आपको 45 घंटे टोटल देने हैं। कैटेगरी ए में अगर 40 से 50% आता है तो इसके लिए 45 घंटे देने हैं। कैटेगरी ए में अगर 50 to 60% सिलेबस आता है तो इसके लिए आपको 60 घंटे देने हैं। कैटेगरी ए में अगर 60 से 70% सिलेबस आता है तो आपको 90 घंटे देने हैं। कैटेगरी ए में अगर 70 से 80% सिलेबस आता है तो आपको 140 घंटे देने हैं, और साथ में रिवाइज दिस पोर्शन ट्वाइस एंड सॉल्व एक्स्ट्रा 500 क्वेश्चंस। अगर आपका 70 से 80% सिलेबस कैटेगरी ए में आता है, इसका मतलब आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, तो आप 140 घंटे में इसको रिवाइज करेंगे, और साथ में इसी 140 घंटे में इस पोर्शन को 2 बार रिवाइज करेंगे, और साथ में 500 क्वेश्चंस करेंगे एक्स्ट्रा जो आपने पहले नहीं किए होंगे, नए 500 क्वेश्चंस करेंगे। जो आपने रिवीजन के टाइम पे क्वेश्चंस किए होंगे उनके अलावा 500 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। और अगर आपका परसेंटेज कैटेगरी ए का 80 से 100% है तो आप 200 घंटे टाइम देंगे इसको, और रिवाइज करेंगे कंप्लीट कोर्स को 3 बार, थ्राइस यानी 3 बार रिवाइज करेंगे, और एक्स्ट्रा 1000 क्वेश्चंस करेंगे। तो इस तरह से आप परसेंटेज निकाल के अपना टाइम पता लगा सकते हैं कि आपको कितना कितना टाइम देना है किस टॉपिक पे, और इसके हिसाब से आप प्रिपरेशन करेंगे तो एकदम आपका फोकस प्रिपरेशन होगी और प्रॉपर टाइम आपका मैनेज होगा, यूटिलाइज हो जाएगा। इसके बाद टाइम अलॉटेड फॉर कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी टॉपिक्स। जो कैटेगरी बी और कैटेगरी सी में टॉपिक्स हैं उनके लिए कितना टाइम होगा, तो आफ्टर कंप्लीटिंग कैटेगरी ए 60% ऑफ द रिमेनिंग टाइम शुड बी गिवन टू कैटेगरी बी एंड द रिमेनिंग 40% टू कैटेगरी सी। कैटेगरी ए को कंप्लीट कर लेने के बाद जितना भी टाइम आपने, टेबल जो पीछे बनी हुई थी उस टेबल के हिसाब से जितना भी टाइम आपने कैटेगरी ए को दिया है, उसके बाद जितना टाइम बच गया, मान लीजिए कैटेगरी ए को आपने 100 घंटे दिए, अब 240 घंटे में से 100 घंटे निकाल दीजिए तो 140 घंटे बचे, तो जितना टाइम बच गया उसका 60% टाइम आपको देना है कैटेगरी बी को और 40% टाइम देना है कैटेगरी सी को। अब आप ये कहेंगे कि कैटेगरी सी तो सर सबसे कम तैयार है तो उसको ज्यादा टाइम देना चाहिए, तो एक्चुअली ऐसा होता है लास्ट टाइम पर एग्जाम के बहुत ज्यादा नई चीजें पढ़ने से कॉन्फिडेंस गेन नहीं हो पाता, जो मेरा सोचना है। तो उसके लिए मेरा जो मानना है कि अगर आप
सबसे ज़्यादा जो टॉपिक तैयार है पहले उसको कॉन्फिडेंस में लीजिए, फिर जो कैटेगरी बी है इसको 60%, बचे हुए टाइम का 60% टाइम दीजिए, और कैटेगरी सी को 40% टाइम दीजिए। कैटेगरी सी में ये भी ध्यान देना है, इन कैटेगरी सी प्रिपेयर द कॉन्सेप्ट्स एंड सॉल्व ओनली द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट, जेईई मेंस एंड एम्स। मतलब जो कैटेगरी सी के टॉपिक्स थे जिसमें आपकी बिल्कुल तैयारी कमजोर थी, उसमें आप क्या करिए, कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली तैयार कर लीजिए और कम से कम नीट, जेईई मेन और एम्स के क्वेश्चंस को प्रॉपरली एकदम अच्छी तरह से समझ के कर डालिए। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की जरूरत नहीं होती जो टॉपिक तैयार नहीं। ना नीट का पेपर बहुत टफ आता है, ना जेईई मेंस का पेपर बहुत टफ आता है, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। और लास्ट टाइम पर बहुत ज्यादा नए नए क्वेश्चंस किसी टॉपिक के करने से कॉन्फिडेंस गिरता है, तो बेटर है कि आप कैटेगरी सी के लिए सिर्फ आए हुए क्वेश्चंस करें लास्ट ईयर्स के और कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली रिवाइज करें। और ये जो स्ट्रेटेजी हमने आपको बताई, ये कोई ऐसा नहीं कि जरूरी कोई स्टूडेंट्स को फॉलो करें। अलग अलग स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, उसका नॉलेज लेवल अलग अलग है, उसका मेंटल लेवल अलग अलग है। कोई ऐसा भी होगा जो बिल्कुल तैयारी नहीं है और 1 महीने में पूरा सिलेबस पढ़ सकता है, कोई ऐसा भी होगा जो 1 महीने में एक टॉपिक भी नहीं पढ़ सकता है। तो मैंने ये सबका एवरेज लेवल पर ये पूरी स्ट्रेटेजी बनाकर आपको दी है। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं पूरा कैटेगरी सी भी पढ़ सकता हूँ पूरे प्रॉपर तैयारी के साथ एक एक क्वेश्चन करके, तो वो बेटर, वो और अच्छा है, वो बेस्ट है। लेकिन अगर आपसे तैयारी नहीं हो रही है, प्रेशर फील हो रहा है, तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए और इससे आपको जरूर फायदा होगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जेईई मेंस और नीट में आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो किस किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो पुराना ट्रेंड है पेपर का उसको देखने से जो पता चलेगा, पिछले 10 सालों का पेपर देखने से, उसके विषय में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा।